हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10 हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो अपने इस समय का सदुपयोग बहुत ही उचित ढंग से आपको करना है। पेपर मिलते ही आपको ऐसा न हो कि केवल लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, पहले प्रारंभ से लेकर के और अंत तक पूरा पेपर का अवलोकन करके समझ लें कि कौन सा प्रश्न आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और फिर इसके पश्चात क्रमिक रूप से आप पेंसिल से निशान लगा लें कि कौन सा प्रश्न आपको बेहतर आता है, और तब जाकर के प्रश्न को आप 15 मिनट के बाद ही अच्छी प्रकार से करना शुरू करें। अब यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो पहला कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। फिर चौथा गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये इसमें सही है। फिर ख में करा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर पंचवटी मैथिली शरद गुप्त की। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्पों में से एक ही के बारे में केवल लिखना है। फिर गौ में कह रहा है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। तो यात्रा के पन्ने यह निबंध संग्रह है। फिर सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। फिर अंगा में कह रहा है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं। तो ठलुआ क्लब के लेखक यहाँ पर बाबू गुलाब राय हैं। तो इस प्रकार से यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न है, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में जो भूमिका का खंड दिया गया है उस भूमिका के खंड को पढ़ करके बड़े आसानी से इतिहास के या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर अब छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, इन सब के बारे में प्रश्न होता है। तो यहाँ पर दूसरे के क में कह रहा है कि प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी कविता की क्या विशेषताएं थी। हिंदी साहित्य में सत्यता का चित्रण यहीं। फिर मार्क्सवाद का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति होती है। किसान हैं, मजदूर हैं, इनके सहानुभूति के लिए जो कुछ भी लिखना था उस समय के लेखकों ने लिखा हुआ है। फिर नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर यहाँ पर है। ईश्वर के प्रति अनास्था है, और प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जो प्रगतिवादी कविता है उसमें राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर हमको दिखाई देता है। फिर रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि हैं केशव बिहारी भूषण, ये इसके प्रतिनिधि कवि हैं। इसके अलावा चिंतामणि हैं, मोतीराम हैं, घनानंद हैं, पद्माकर हैं, यह सभी इस रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इसके ग खंड में कह रहा है कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है, 1959 है। अज्ञे ने उस समय जो नई कविता थी उस नई कविता के 7 कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें किया है, और इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो गद्यांश दिया गया है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो ये जो अब यहाँ पर खंड दिया गया है गद्यांश का, यह इस वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। यह पाठ है क्या लिखूं, और इसके लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। फिर देखिए बेटा, इसी में ख दिया गया है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो यह भी इस वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इस पर यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सब पहला यहाँ पर दिया गया अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक करना है। सब तीर्थों का एक तीर्थ वह हृदय पवित्र बना ले तुम, आओ
यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। तो यहाँ पर यह जो कविता ली गई है या पद्यांश लिया गया है वह भारत माता के मंदिर पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह प्रसंग क्या यहाँ पर है? कवि ने सब लोगों से भारत माता मंदिर के गुणों को अपने हृदय में आत्मसात करने को कहा है। फिर आप इसकी व्याख्या कर देंगे, जो पढ़ा है आपने उसके आधार पर इसकी व्याख्या कर देंगे। अब काव्यगत सौंदर्य के संबंध में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भारत माता के मंदिर के रूप में मानवता की साकार मूर्ति का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। भाषा खड़ी बोली की है और शब्द शक्ति द्वारा प्रेम से परिपूर्ण दुनिया का निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई है। यह मुक्तक शैली है और अलंकार यहाँ पर रूपक है। तो अब याद रखिए कि काव्यगत सौंदर्य में आपको जरूर कम से कम 5 बिंदुओं में कुछ लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर ख खंड में कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरई हो। तो यह देखिए यह पाठ कहाँ से लिया गया है? रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग क्या है? गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है। वे कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य क्या है? कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम व बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का यहाँ पर चित्रण किया गया है। भाषा यहाँ पर ब्रज है, शैली यहाँ पर मुक्तक है, रस यहाँ पर श्रृंगार है और छंद यहाँ पर सवैया है। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखेंगे जब आप प्रश्नों का उत्तर अपने हिंदी प्रश्न पत्र में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती। इसी प्रकार से ख खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए और इसके अंतर्गत तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे के संदर्भ में आपको लिखना है। तो इन तीनों में से एक ही करना है। यहाँ पर देखिए जब आप जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में लिखेंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, जिला लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार थी इसके संबंध में चर्चा करेंगे। फिर साथ ही साथ उनके साहित्य में योगदान के बारे में बात करेंगे और तब जाकर के रचनाएं क्या हैं? चिंतामणि है, रस मीमांसा है, त्रिवेणी है और सूरदास जो उनकी आलोचनात्मक कृति है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए जैसे भगवत शरण उपाध्याय के संबंध में आपने कुछ लिखना है तो हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय को विस्तारित रूप में लिखने से पहले आपको उनका जन्म, जन्म स्थान, जिला, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, फिर उनके जो भी क्रियाकलाप थे जीवन के उसके संबंध में चर्चा और रचनाएं, इनको आप समराइज कर लेंगे, एक स्थान पर लिख लेंगे और इनको अंडरलाइन कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जयप्रकाश भारती के संबंध में बताया गया है कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ या जन्म कब हुआ है, फिर पिता माता कौन थे, उनका क्या योगदान था और उनकी क्या रचनाएं हैं उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा। पहले डिस्क्रिप्टिव बनाने से पहले इसको आप लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिख करके आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। इससे ये पता चलता है परीक्षक को कि बच्चे को सारी बातें मालूम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के ही ख खंड में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर तुलसीदास को उदाहरण के रूप में लिया तो जन्म इनका, जन्म स्थान, पिता माता, गुरु, मृत्यु कब हुई, भाषा किस प्रकार की यूज करते थे और इनकी रचनाएं क्या हैं? रामचरितमानस है, कवितावली है, जानकी मंगल है, गीतावली है, बरवै रामायण है, हनुमान चालीसा है। तो इसको पहले समराइज करके लिख लिया। इसके बाद फिर जीवन परिचय और सारी बातों को आप कथा के रूप में लिखेंगे और यह बातें आप सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई है। उनकी रचनाएं मुकुल हैं, त्रिधारा है। जैसे मुकुल में ही यह उनकी कविता वीरों का कैसा हो बसंत यह हमको मिलती है। त्रिधारा में झांसी की रानी की समाधि पर जो कविता हम पढ़ते हैं वह मिलती है। इसी प्रकार से सीधे साधे चित्र इनका कहानी संग्रह है। फिर यहाँ पर श्याम नारायण पांडे के संबंध में चर्चा की गई है। यह वीर रस के अद्भुत कवियों में एक थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डुमराव गांव में हुआ था और फिर हल्दी घाटी लिखा इन्होंने, जौहर लिखा, तुमुल, रूपांतर और आरती, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। तो इनको आप अच्छी प्रकार से लिखते हुए तब जाकर के इनके जीवन परिचय को जिस प्रकार से लेख के रूप में आप लिखते हैं उस प्रकार से आप लिखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिन्तयत् परम प्रहेलिकायाः उत्तर दातुम समर्थम न अभवत। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो यह सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको तुरंत आपको याद करना है, जैसे इसके पहले संदर्भ लिखते रहे हैं उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। प्रश्न क्या है, इस गद्यांश में नागरिक के पहेली का उत्तर न दे पाने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर अनुवाद क्या है, नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका, अतः ग्रामवासी से बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। यहाँ पर अथवा खंड में दिया गया है। अब यहाँ पर पद्यांश दिया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है, प्रस्तुत जो है यह हमारी पाठ्यपुस्तक जो हिंदी है उसके संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति भाग से उद्धृत है। और अनुवाद क्या है, सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी न। नंबर 7 में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अब इसके लिए आप ध्यान रखिए कम से कम आपको 4 ऐसे श्लोक याद करने हैं और याद करके आपको घर पर बार बार लिख करके अभ्यास कर लेना है कि आप प्रश्न पत्र में अच्छी प्रकार से इसको लिख सकें। जैसे यहाँ पर देखिए, किम नो हित्वा प्रियो भवन्ति किन्नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत् मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ने सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत्। तो पर देखिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर इसी के ख में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत में उत्तर देना है किन्हीं 2 प्रश्नों का। अब इसमें से कुछ पाठ्यक्रम में इस बार सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि नीरम क्षीरम विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति। तो नीरम क्षीरम विषये नीर क्षीर विवेकम एव हंसस्य विशेषता अस्ति। तो इसका मतलब है कि दूध और पानी को अलग करने की इसमें विशेषता पाई जाती है। इसी प्रकार से वीरः वीरेण पूज्यते, फिर ग्रामीणाम एकः नागरिकः उपाहसत, फिर इसके पश्चात है विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो यहाँ पर जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं उन संस्कृत के प्रश्नों का अपने पाठ आधारित प्रश्न है, उत्तर आपको देना है। फिर देखिए 8वें प्रश्न में यह प्रश्न भी पहले से एकदम डिक्लेयर है कि यही आएगा। सिलेबस में पाठ्यक्रम में केवल करुण रस और हास्य रस, इन्हीं दोनों रसों की परिभाषा, उदाहरण और पहचान है। इसी प्रकार से उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, यही 3 केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और यहाँ पर सोरठा और रोला छंद की परिभाषा, उदाहरण और पहचान, यही केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसलिए आप इनको याद कर लें और बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें। सोरठा और रोला के लिए आप मात्राओं का भी अभ्यास कर लें कि कैसे 11, 13, 24 आप करके दिखाएंगे। गुरु और लघु मात्राओं को आप लगाना सीख लें, तब जाकर के इस प्रश्न पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। फिर यहाँ पर 9वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जैसे अ से अकाल हो गया, अनेक हो गया, अखंड हो गया। फिर अधि से अधिकार हो गया, अधिपत हो गया, अधिनायक हो गया। अनु से अनुचर, अनुवाद, अनुकरण हो गया। सह से सहकर्मी, सहयोगी, सहपाठी हो गया। अभि से अभिमान, अभिनव, अभिलाषा हो गया। फिर सु से सुपुत्र हो गया, सुकर्म हो गया, सुकुमार हो गया। फिर ख में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, जैसे विदाई हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया। फिर पन से, अब यहाँ पर पन से कह रहा है तो लड़कपन हो गया और ऊंचापन हो गया। त्व हो गया, महत्व हो गया, कवित्व हो गया, बुद्धत्व हो गया। फिर देखिए बेटा, हट हो गया तो घबराहट हो गया, कड़वाहट हो गया। वट हो गया, बनावट हो गया, सजावट हो गया, लिखावट हो गया। ता हो गया, मधुरता हो गया, विकलता हो गया, विफलता हो गया। तो इसको भी, ये सब भी प्रश्न एकदम से पहले से डिक्लेयर हैं कि यही पाठ्यक्रम है। बहुत संक्षिप्त पाठ्यक्रम इस बार रखा गया है 2022 के लिए। तो उन सब संक्षिप्त पाठ्यक्रम में जो बातें यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताई गई हैं उनको आपको याद रखना है। फिर देखिए
करा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। तो अब यहां पर आपको याद रखना है, दो ही समास के बारे में हमको पढ़ना है, द्विग समास के बारे में और द्वंद्व समास के बारे में। तो यहां पर केवल उन्हीं के, जैसे नवरत्न है, नवरत्नों का समूह, यह द्विग समास है। उत्थान और पतन, तो यहां पर उत्थान पतन लिखा गया, उत्थान और पतन, अगर और आता है तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। फिर सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, सप्तर्षि का मतलब हो गया 7 ऋषियों का समूह, यह द्विग समास हो गया। तो इस चीज को आपको याद रखना है। फिर यहां पर अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। देखिए बाबू, आज का अद्य हो जाएगा, चना का चणक हो जाएगा, अमावस का अमावस्या हो जाएगा, कुआं का कूप हो जाएगा, चौराहा का चार राहें हो जाएगा, बत्ती का वर्तिका हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो अंगाखंड है इस प्रश्न का, करा है कि किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर उन्नति को प्रगति या विकास कहते हैं, गृह को घर, सदन, निवास और आलय कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो इस बार के पाठ्यक्रम के लिए आपको याद रखना है कि केवल और केवल यण संधि के बारे में हमको पूछेगा और किसी संधि के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो प्रति उत्तरम, यह प्रत्युत्तरम हो गया, यण संधि हो गया। फिर अभिउदय, अभ्युदय, यह भी अण संधि हो गया। फिर अभिउत्तरम, अभ्युत्तरम, यह यण संधि हो गया। तो संधि में केवल एक ही संधि यहाँ पर पढ़ना है। फिर अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ पर दिया है मधु अथवा नदी का, तो मधुव्यय अथवा नदीव्यय हो जाएगा। फिर यहाँ पर करा तद पुलिंग अथवा युष्मद, तो यह इस बार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 10 के ग में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर शब्द अपठित है, इसका धातु जो है पठ है, लकार यहाँ पर लंग लकार है, पुरुष इसका मध्यम पुरुष है और वचन यहाँ पर बहुवचन है। तो इस तरह से ही आपको उत्तर लिखना है। फिर घ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला कह रहा है ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, ग्रामीण शिक्षायाः प्रति जागरूकः सन्ति। फिर हमें देशभक्त होना चाहिए, वयम देशभक्तः भवेम। फिर यहाँ पर अगला करा है कि विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्या सर्वधनम प्रधानम अस्ति। तो जो भी यहाँ पर संस्कृत अनुवाद के लिए आप याद रखिए कि जो भी विगत 3-4 वर्षों में पूछा गया है उनको एक तरफ से आप पढ़ लीजिए, उन्हीं में से कोई अनुवाद आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर 12वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, तो जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, अगर इसके संबंध में आपको निबंध लिखना है तो निबंध का चयन करने के पश्चात सबसे पहले आप अपने मन में उसकी हेडिंग बना लीजिए और हेडिंग बनाने के बाद कहीं पर पेंसिल से आप लिखिए। बिना हेडिंग बनाए आप निबंध कदापि मत लिखिए। जैसे सबसे पहली बात होनी चाहिए, प्रस्तावना क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, उसकी परिभाषा, वर्तमान स्थिति क्या है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न क्या क्या समस्याएं होती हैं, फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या उपाय होते हैं, और तत्पश्चात आप वृक्षारोपण पर हम निबंध लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रस्तावना आप लिखेंगे, उसको बारे में समझाएंगे कि वृक्षारोपण क्या है, किन कारण से किया जाता है, इसका यह एक पुणे का कार्य है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व होता है, और उपसंहार। फिर यहाँ पर 12वें प्रश्न पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। करा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर इसके 2 खंड होते हैं, एक खंड में किसी सर्ग का कथानक पूछा जाता है, तो आप इसकी कथा कहानी पूरी तरह से पढ़ डालिए। और सर्ग का मतलब यहाँ पर भाग होते हैं, तो इसके खंड जितने भी हैं, 5 खंड हैं, 6 खंड हैं या 7 खंड हैं, तो प्रत्येक खंड में क्या कहानी दी गई है इसके संबंध में एकदम स्पष्ट अपने को रखिए। इसके पश्चात यहाँ पर दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है, जो भी नायिका है या नायक है या उसका प्रमुख पात्र है, उसका चरित्र चित्रण या इसके चरित्र चित्रण को आपको करना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले हेतु निर्धारित है उसे ही करना है।